हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है प्राचीन समाज, मतलब कि एंशियंट सोसाइटी। आज की वीडियो में हम यूनिट 2 के पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कवर करा दिया है, जो कि हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले आप पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 को देखिए। आज जो आपका यूनिट 2 है उसका नाम है कांस्य युग की सभ्यताएं, मतलब कांस्य युग में जो सभ्यताएं थी, भारत में जो सभ्यताएं थी और चीन में जो सभ्यताएं थी, उनके बारे में ये आपका कंप्लीट चैप्टर है। तो आज के जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता और उसकी मोहरों से हम शुरुआत करेंगे और आगे तक जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। सबसे पहला टॉपिक आता है हड़प्पा सभ्यता की मोहरें। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें इस सभ्यता के सबसे रहस्यमय अवशेषों में से एक है। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब हमें पता चला और जब हमने उसकी खुदाई करी और वहाँ से जब सामान निकाला गया, तो उसमें जो मोहरें निकली वो सबसे, आप कह सकते हैं, रहस्यमयी चीज़ों में से थी। क्योंकि मोहरों के ऊपर जो मेनली आप कह सकते हैं कि डिज़ाइन बनाया गया था, आकृति बनी हुई थी, वो आज भी रहस्यमयी है। ये मोहरें आमतौर पर छोटी और सपाट चौकोर आकार या आयतकार होती थी। ठीक है, समान होती थी, मतलब इसका जो सरफेस था वो एकदम समतल था। छोटी हुआ करती थी, चकोर, ऐसे आप कह सकते हैं कि चकोर शेप में आया करती थी। ठीक है, और आयताकार शेप में भी आती थी। और इन्हें सेलाखड़ी, मतलब सेलाखड़ी एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि तत्व है जिससे उसको बनाया जाता था। इन मोहरों पर या मनुष्यों या जानवरों के संयोजन को दर्शाने के चित्र होते थे, जिन्हें संबोधन या प्रतिष्ठान के प्रमुख चिन्हों के रूप में उपयोग किया जाता था। तो ये मोहरें थी, जैसे कि आपने, हम उदाहरण के तौर पे समझे कि भारत में आपने सिक्के देखे होंगे, जो कॉइन देखे होंगे, किसी पे महात्मा गांधी की आप कह सकते हैं डिज़ाइन बना होता है, किसी पे भारत का नक्शा बना होता है, ठीक है, किसी पे कुछ बना होता है, अलग अलग प्रकार की आकृति होती है। तो उस जब हड़प्पा सभ्यता थी, तो जब मोहरें बनाई गई तो उस पर मनुष्य या फिर जानवरों के संयोजन के चित्र देखने को मिलते थे, जो कि उस समय आप कह सकते हैं कि वो जो चित्र थे वो उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। मोहरों पर कभी कभी शिलालेख भी मिलते हैं, जिन्हें, लेकिन इनको आज तक निश्चित रूप से पढ़ा नहीं जा सका है। तो ठीक है, तो मोहरों पे कुछ लिखावट भी मिली है, ठीक है, कुछ प्रिंटेड भी मिला है, जिसको आप वर्तमान समय में भी कोई नहीं समझ पाया। हड़प्पा लिपि को आमतौर पर चित्रात्मक या तार्किक रूप से वर्णित किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी ना, आप कह सकते हैं कि हमारी जो हिंदी लिपि है उसमें आप देखेंगे कि शब्द होते हैं, उनकी लिपियों में आकृतियाँ हुआ करती थी। ठीक है, चित्रात्मक आकृतियाँ हुआ करती थी, जिसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता के लोग एक दूसरे से बातें करा करते थे, जो एक से अधिक भाषाओं को उपयोग की ओर इशारा कर सकती है। ठीक है, तो जो उनकी लिपि थी वो एक से अधिक भाषा है, मतलब एक भाषा नहीं थी, बहुत सारी भाषाओं का मिक्स था हड़प्पा सभ्यता की लिपि। इन भाषाओं में से कुछ जो शामिल थी वो थी इंडो सुमेरियन, प्रोटो द्रविडियन, इंडो आर्यन, ऑस्ट्रो एशियाटिक। ये जो 4 प्रकार की भाषाएं हैं, ये जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी उसमें मिक्स में देखने को मिली। हालांकि अभी तक उनमें से किसी के साथ संबंध स्थापित करना संभव नहीं हो पाया, तथा यह तथ्य है कि हड़प्पा के संकेत स्थानीय रूप से विकसित हुए और बाद में सांस्कृतिक के पूर्वज हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि सांकेतिक रूप से उसकी जो लिपि थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई। व्यापार और विनिमय की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार में बहुत उद्यमी थे, मतलब व्यापार में बहुत ज़्यादा विकसित थे। आप कह सकते हैं कि वो व्यापार जो था हड़प्पा सभ्यता का वो बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ था। उन्होंने मूल्यवान कच्चे माल की निरंतर खोज की और विभिन्न स्थानों पर यातायात करने के माध्यम से उसको विकसित किया। तो जो व्यापार सब आप कह सकते हैं कि जो व्यापार और विनिमय का क्षेत्र था उसमें काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। उन्होंने क्या करा, कच्चा माल, जो रॉ मटेरियल होता है, जिससे आप कह सकते हैं कि बर्तन बनाए जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, ठीक है, और जो भी चीज़ बनाई जाती है वो कच्चे में जो माल को प्रयोग करके बनाई जाती है, उस कच्चे माल को ढूंढा और आने जाने के लिए, मतलब यातायात के लिए अच्छे खासे जो रोड होते हैं या साधन होते हैं उनको तैयार किया। मेसोपोटामिया से क्या संबंध था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पावासी व्यापारिक गतिविधियों में मेसोपोटामिया के साथ भी संबंध बने थे। मेसोपोटामिया के कई जगह पर हड़प्पा सभ्यता की वस्तुएं पाई गई, जैसे कि मोती, बाट, मोहरे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया की कई वस्तुएं पाई गई हैं, जैसे कि मोती, बाट या फिर मोहरे पाई गई हैं। कहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता की।
हड़प्पा सभ्यता की पाई गई है मेसोपोटामिया में, और मेसोपोटामिया की पाई गई है हड़प्पा सभ्यता। मतलब इससे क्या पता चलता है कि दोनों सभ्यताओं के बीच में कहीं ना कहीं कुछ संबंध था, चाहे वो व्यापारिक हो, सामाजिक हो, या किसी प्रकार का भी हो। यह इससे सुझाता है कि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक संबंध थे और विभिन्न वस्तुओं का विनिमय करते थे। तो मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता एक दूसरे से वस्तुओं का विनिमय करते थे। गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र। हड़प्पावासी लोग गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र में भी तीव्र व्यापारिक गतिविधियों में शामिल रहे थे। इन्हें ओमान से तांबे की मांग और वहाँ से तांबा भंडार का उपयोग किया। ठीक है, तो हड़प्पावासी जो थे वो गुजरात में भी फैले हुए थे। मतलब हड़प्पावासियों का जो क्षेत्र था वो गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र में भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था, और ओमान से उन्होंने तांबे की मांग करी थी। मतलब जो तांबा था, ठीक है, वो ओमान से मंगाया जा रहा था कच्चे माल के तौर पर, ताकि यहाँ पे लाके उससे वस्तुओं का निर्माण किया जा सके। फिर आता है खाड़ी क्षेत्र के साथ व्यापार। हड़प्पा सभ्यता खाड़ी क्षेत्र के साथ आदान प्रदान में भी शामिल रहा है। वे भारत के पश्चिमी तटों से टाइग्रिस यूफ्रेट डेल्टा तक तटीय नौवहन के माध्यम से खाड़ी के क्षेत्र में व्यापार करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार का क्षेत्र था वो खाड़ी क्षेत्रों में भी फैला हुआ था। जब मतलब क्या कह सकते हैं कि समुद्र तटों के पास, जैसे कि पश्चिमी तट बताया गया है कि पश्चिमी तट तक फैला हुआ था, और वहाँ से नाव का आना जाना, ठीक है, और नाव से सामान लाना ले जाना, वो सब वहाँ तक फैला हुआ था। फिर दर्रे और बोलन घाटी। उत्तर पश्चिमी पहाड़ों में दर्रों और विशेष रूप से बोलन घाटी में हड़प्पा वासियों को ईरान और अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखने में मदद मिली। ठीक है, तो क्या बोलन घाटी और दर्रों के जरिए अफगानिस्तान और ईरान के साथ हड़प्पा वासियों ने अच्छी खासा जो व्यापारिक संबंध था वो बनाया। इस रूप में हड़प्पा सभ्यता व्यापार और विनिमय के क्षेत्र में अपनी मुख्यता तो नहीं कह सकते कि यहाँ पे शब्द गलत है। विनिमय के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था, क्योंकि उसने अपना जो व्यापार का क्षेत्र था वो विकसित करा था, जिससे वह अपने संसाधनों को प्रभावी रूप से जो प्रयोग था वो कर पा रहा था। फिर आता है धर्म। अब धर्म भी उस समय धर्म क्या था, उसके बारे में लोगों की क्या सोच थी, इसके बारे में बात करें। हड़प्पा सभ्यता और अन्य प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं के बीच धार्मिक इमारतों की अनुपस्थिति एक महत्वपूर्ण अंतर का हिस्सा थी। अब इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कोई एक धर्म नहीं, मतलब आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा धर्म ही नहीं था जिसमें मूर्ति पूजन हो गई, या मंदिर का निर्माण हो गया, या कोई बिल्डिंग हो गई जिसके अंतर्गत जाके पूजा पाठ किया जा सके, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी। ठीक है, जितनी भी नदी घाटियाँ थी ना सभ्यताओं, उनके बीच में धार्मिक इमारतें, मतलब धर्म से रिलेटेड जितनी भी बिल्डिंग्स थी उनकी अनुपस्थिति थी, मतलब वो बनी ही नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में धार्मिक रचनाओं की अनुपस्थिति और धार्मिक अद्भुत इमारतों की कमी थी। ना ही धार्मिक रचनाएं बनाई गई, मतलब मूर्तियों का निर्माण किया गया, और ना ही बिल्डिंगों का तैयार किया गया। इन शहरों में कोई भी ऐसा मंदिर नहीं था जो सामाजिक धार्मिक की भूमिका को निभा सके। ठीक है, तो कोई भी मंदिर नहीं था जहाँ पे लोग जाकर साथ में बैठकर पूजा पाठ कर सके। तो एक प्रकार से इस चीज़ की कमी थी। हड़प्पा लोग पैतृक अनुष्ठान का अभ्यास करते थे और वह शहरों से दूर पलायन करते थे। हड़प्पा के जो लोग थे वो पैतृक अनुष्ठान का प्रयोग किया करते थे। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये एक प्रथा थी जिसका प्रयोग किया जाता था अगर वो पूजा पाठ करते थे, और शहरों से दूर क्या करते थे, पलायन कर लेते थे। इसीलिए उनके पास कोई भी धार्मिक इमारतों की आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए उनको क्या कोई भी धार्मिक इमारत नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे, तो इसीलिए उनको धार्मिक इमारतों की ज़रूरत नहीं थी। इनके बजाय स्त्रियों की मूर्तियों, जैसे माँ देवी की मूर्ति पूज्य देवियों की पूजा के लिए उपयोग में होती थी। ठीक है, तो जो आप कह सकते हैं कि माताओं की मूर्ति का कुछ निर्माण किया गया, कुछ जगह देखा गया, मिले गए, ठीक है, अवशेष मिले, और उनसे पता चलता है कि वहाँ पे मूर्ति पूजन का जो माता की मूर्ति पूजन है उसको थोड़ा सा ज़्यादा आप कह सकते हैं कि महत्व दिया गया। इससे सूझता है कि हड़प्पा वासियों के पास धार्मिक अद्भुत इमारतों की आवश्यकता नहीं थी। वे अपने धार्मिक अभ्यास को मूर्तियों और चित्रों के माध्यम से अदा करते थे। ठीक है, तो हड़प्पा वासी क्या करते थे, मूर्तियाँ बना लेते थे, उसमें भी सिर्फ फीमेल्स, स्त्रियों की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। वहीं पे साथ के साथ दीवारों पे चित्र बना के अपना जो धर्म है उसको प्रकट करते थे। हड़प्पा वासी लोगों के पास अग्निवेदियों के रूप में धार्मिक अंशों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो क्या मिले हैं, अग्निवेदियों के रूप में धार्मिक अंश, धर्म से रिलेटेड जो अंश है उनके प्रमाण मिले हैं हड़प्पा वासियों के पास। किसके रूप में, अग्निवेदियों के रूप में। जैसे कि राख और जले हुए अनाज के निशान, मतलब
जैसे हमारे यहाँ हवन होता है, ठीक है, वर्तमान समय में आपने देखा होगा हवन होता है, तो हवन में काफ़ी सारी चीज़ों का चढ़ावा किया जाता है। अब जो चढ़ावा किया जाता है, अंत में जब हवन कुंड हटाया जाता है तो वो चीज़ वहीं पर रह जाती है, या तो उस चीज़ को वहाँ से हटा लिया जाता है। तो इसी प्रकार अग्निवेदियों का अंश मिले हैं, जिसमें आपको राख देखने को मिल जाती है, जले हुए अनाज के दाने, मतलब जले हुआ अनाज को भी अग्नि में मतलब अग्नि में डाला जाता था। कुछ विद्वान शैवनवादी धर्म के प्रमुख अंश का सुझाव देते हैं, लेकिन यह हड़प्पा सभ्यता के शहरी चरित्र के साथ अच्छी तरह मेल नहीं खाता। कुछ विद्वान आप कहते हैं कि ये जो धर्म की व्यवस्था थी ये शैवनवादी धर्म था, परंतु जिस प्रकार से उनकी व्यवस्था देखी गई उस प्रकार से इसका कुछ मेल नहीं खाता। इसके अलावा हड़प्पा के शहरों में खुदाई की गई कब्रों में आमतौर पर मिट्टी के बर्तन और छोटी वस्तुएं मिली जो दैनिक उपयोग में थी। तो जब हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई की गई तो पाया गया कि कब्रों के अंतर्गत जो जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था वहाँ पे कुछ घरेलू सामान जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, ठीक है, वस्तुएं, छोटी मोटी वस्तुएं उस कब्र में डाल दी जाती थी, लेकिन कोई प्रदर्शन नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन किया जाता हो, अगर कोई गुजर जाता नहीं, शांति से जाके उसको दफना दिया जाता था, उस वस्तु में उसकी कब्र में रखकर उसको बंद कर दिया जाता था। इसके बजाय पश्चिम में हड़प्पा के शहरों में शासकों को बड़े मकबरे जिनमें आदर्श के रूप में दफनाया जाता था। तो हड़प्पा के जो मेन शहर थे उसमें तो इतनी बढ़ाई नहीं होती थी, परंतु वहीं हम बात करें इसके बजाय पश्चिम में हड़प्पा के जो शहर थे उन शहरों में बड़े बड़े मकबरे बनाए जाते थे, ठीक है, उन मकबरों को बहुत अच्छे से सजाया जाता था, उसके बाद उसमें व्यक्ति को दफनाया जाता था, वस्तुएं रखी जाती थी, चकाचौंध से ये काम किया जाता था। परंतु हड़प्पा के जो बाकी शहर थे उनमें ये काम इस प्रकार नहीं किया जाता था। इन कब्रों में दैनिक जीवन के बर्तनों के साथ अन्य अवशेष भी मिले हैं। निष्कर्षण की बात करें, निष्कर्ष की तो हड़प्पा सभ्यता में धर्म की अनुपस्थिति और धार्मिक इमारतों की कमी थी, जिसका सुझाव है कि इस समाज में धार्मिक प्रथाओं का महत्व कम था, ठीक है। तो क्या होता था कि मूर्तियों में भी सिर्फ स्त्रियों की मूर्तियों का प्रयोग किया जाता था, इमारतें नहीं बनाई जाती थी, ठीक है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के पूजा पाठ नहीं करते थे, तो कम महत्व दिया जाता था धर्म को। धार्मिकता के बजाय धार्मिक अभ्यास मूर्तियाँ और चित्रों के माध्यम से अदा किया जाता था, ठीक है। तो चित्र बना लिए गए, फीमेल्स की मूर्तियाँ बना ली गई माता के रूप में, और उसके बाद उनकी हल्की फुल्की पूजा की जाती थी। इसके अलावा कब्रों का सादगी को भी दिखाया गया है, जो इस समाज में धार्मिक प्रथाओं के लिए आलस्यकारी दृष्टिकोण को दर्शाता। आलस्यकारी दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि उन व्यक्तियों को इतना ज़्यादा शौक नहीं था कि हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को करवाएं। कांस्य युग की बात करें, कांस्य युग चीन में कांस्य युग की बात करें तो प्रारंभिक तृतीय शताब्दी, मतलब जो पहली तृतीय शताब्दी थी BC में सर्वप्रथम कांसों की वस्तुओं का पता चीन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। तो जब हम चीन में कांस्य युग का पता लगाने की अगर पढ़ाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रारंभिक जो तृतीय शताब्दी था उसके अंतर्गत चीन में जो कांस्य है उसका पता चलता है। इस प्राचीन समय की कांस्य वस्तुओं के संदर्भ में प्रमुख खोज एलिर्तो, देखिए ये एलिर्तो एक प्लेस है, ठीक है, एलिर्तो क्षेत्र में हुई थी, मतलब एलिर्तो जो क्षेत्र था वहाँ पे कांस्य पाया गया था, जो 1959 से 1978 और फिर 1999 में खोजी गई। ये 3 समय बताए गए हैं, ठीक है। इन 3 समूह में खोज की गई एलिर्तो में, और वहाँ पे ये पाया गया कि हाँ यहाँ पे कांस्य की उपलब्धता थी। एलिर्तो संस्कृति का अवशेष इसके दौरान प्राप्त हुआ और इसके तहत 1900 से 1500 BC के बीच फली फूली। तो ये पता लगाया गया कि जो एलिर्तो की जो संस्कृति थी वो 1900 से 1500 BC के बीच में काफ़ी विकसित हुई, काफ़ी ज़्यादा उसने अपना विकास किया और बढ़ी। इस समय के स्थल में भी मिलते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में भी जब खुदाई होती है तो देखा जाता है कि हाँ यहाँ पे ये पाया गया। आप देखिए ये मैप है, यहाँ पे ये जो पार्ट है इसमें ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको एलिर्तो जगह बताया गया है जहाँ पे कांस्य युग की शुरुआत पाई गई। अब बात करें बस्तियाँ और घरेलू डाली। एलिर्तो संस्कृति के अवशेष में बस्तियों और घरों की खोज हुई जिन्हें मिट्टी से बनी दीवारों से घिरा था, ठीक है। तो मिट्टी की बनी दीवारों से एक क्षेत्र पाया गया और उसके अंतर्गत घरों का निर्माण किया गया था। शवाधान, इस स्थल में मौर्यता युगीन शवाधान के साक्ष्य भी पाए जाते हैं,
जो इस समय की संस्कृति के महत्वपूर्ण भाग है। कांस्य युग की खोज, मतलब आप कह सकते हैं कि सावधान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था मरने के बाद, तो ये क्षेत्र भी पाया गया है। कांस्य की वस्तुएं, इस स्थल में कांस्य की वस्तुओं के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, एलिर्तो का जो क्षेत्र था वहाँ पे कांस्य की जो चीज़ें थी उनका भी जो अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं, जिनमें मुख्य रूप से हथियार और बर्तन शामिल थे। तो उस समय जब एलिर्तो की संस्कृति थी और जब फल फूल रही थी तो उस समय हथियारों का निर्माण काफ़ी अच्छे से हो रहा था और साथ के साथ बर्तनों का निर्माण काफ़ी अच्छे से हो रहा था। ठीक है, जो कि कांस्य से बनाए जा रहे थे। कांस्य डलाई, यहाँ से कांस्य डलाई की प्राचीनतम अवशेष भी पाए गए हैं जो इस समय तकनीकों का साक्ष्य थी। ठीक है, तो एलिर्तो के अंतर्गत जो तकनीक थी वो साक्ष्य थी किस चीज़ का, कि वहाँ पे एक अच्छे प्रकार की कांस्य ढलाई की जाती थी। कांस्य की वस्तुओं का संग्रह, प्रारंभ में अनुष्ठानिक कार्यों के लिए कांस्य की वस्तुओं का सार्वजनिक प्राचीन संग्रह भी इस क्षेत्र में मिलता है। तो क्या मिलता है कि शुरुआत में अनुष्ठानिक कार्य, मतलब आप कह सकते हैं धर्म से रिलेटेड कुछ कार्य हो गए या अनुष्ठान से रिलेटेड कोई कार्य हो गया, तो उसके लिए जो कांस्य की वस्तुएं थी ना उनको सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं महत्व दिया जाता था। और सर्वाधिक प्राचीन संग्रह भी वहीं पे पाया गया, मतलब सबसे ज़्यादा जो कांस्य की वस्तुएं हैं वो पाई गई हैं कहाँ पे, मतलब किस काम के लिए, अनुष्ठान के क्षेत्रों में पाई गई है। बात कर रहे थे नगर नियोजन की, तो पुरातत्वविदों ने एलिर्तो युग को 4 चरणों में विभाजित किया है जो इस समय के शहरों के विकास के नियोजन को समझने में मदद करता है। तो हम नगर नियोजन के लिए एलिर्तो को 4 पार्ट्स में बांटते हैं। पहला आता है तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व का अंत, चरण 1। इस चरण में एलिर्तो शहर एक सहायक नदी की घाटी में स्थित था। इस शहर के उपजाऊ स्थान की वजह से यह सुरक्षित इलाकों के रूप में सभी लाभ उठाता था। तो शुरुआत में जब एलिर्तो शहर का निर्माण हो रहा था, जब वो बन रहा था, तो उसमें देखा गया कि वो एक नदी, सहायक नदी के पास में था। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो नदी से रिलेटेड जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त कर रहा था। फिर दूसरा चरण आता है एलिर्तो चरण 2। इस चरण में एलिर्तो शहर था और उसके विकास की गति बढ़ गई थी और यह एक बड़े शहर के रूप में विकसित हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एलिर्तो की विकास की गति बढ़ गई से दूसरे चरण में और वो और ज़्यादा विकसित होता गया, मतलब जो क्षेत्र है अपना दायरा है वो दायरा बढ़ाता चला गया। इस चरण में शहर की आबादी लगभग 30,000 लोगों तक हो सकती थी और इस शहर के अंदर कई बड़ी बड़ी इमारतें थी। ठीक है, तो 30,000 लोग, एक मतलब अनुमान लगाया जाता है कि अराउंड 30,000 लोग उस समय वहाँ पे थे और जो बड़ी बड़ी इमारतें थी उनका भी निर्माण हो रहा था और हो चुका था। तीसरा जो एलिर्तो का चरण आता है, इसमें बताया गया कि एलिर्तो शहर और उसके विकास की गति और तेज हो गई। शहर के अंदर बड़ी इमारतें बन गई और विभिन्न कलात्मक वाणिज्य उद्योग का भी विकास हुआ। मतलब कला से रिलेटेड जितने भी जो उद्योग हैं उनका हुआ, वाणिज्य से रिलेटेड जितने भी उद्योग हैं उनका क्या हुआ, विकास हुआ। और जो विकास की गति थी शहर की वो भी और ज़्यादा बढ़ गई। फिर आता है चौथा चरण। इस चरण में शहर को एक वर्ग के रूप में विकसित किया गया जिसमें सड़कों को समकोण पर काटा गया था। ठीक है, मतलब सड़कें जो थी वो समकोण पर कटी हुई थी। समझ सकते हैं कि जो सड़कें थी वो समकोण पर कटी हुई थी, इस प्रकार से उसको बनाया गया था। और साथ के साथ इसका मतलब है कि शहर की योजना में परिकता हुई और राजनीतिक और सामाजिक नियोजन की वजह से शहर ज़्यादा संचालित और नियमित बना। मतलब शहर का विकास जो था वो भी काफ़ी अच्छे से हो रहा था। इसके अलावा शहर के नियोजन का अहम हिस्सा यह है कि शहर अपने पड़ोसी क्षेत्रों के साथ संबंध कैसा था। ठीक है, जिनमें जेड सिमेरिक कांस्य का उत्पादन के लिए कई कार्यशालाएं थी। तो मतलब शहर के विकास इस प्रकार से भी पता चलता है कि हमारे जो पड़ोसी हैं, क्षेत्र हैं, उनके साथ हमारे संबंध किस प्रकार के हैं। इन कार्यशालाओं के संचालन में शहर के शासकों का प्रयोजन और नियंत्रण होता था। जितनी भी आप कह सकते हैं कांस्य के उत्पादन की जो कार्यशालाएं हो गई या कारखाने हो गए, वहाँ पे किसका डायरेक्ट जो आप कह सकते हैं कि किसका डायरेक्ट नियंत्रण था, वो होता था शासक का। और इससे हम शहर के शासकों के सामर्थ्य और श्रमिकों के नियोजन में कौशल की प्रमुख भूमिका का भी पता चलता है। इस तरह एलिर्तो शहर के विकास और नियोजन को इन चरणों की जानकारी से हमें जो चीन का समाज है उसके बारे में भी पता चलता है। अब बात करें एलिर्तो की अर्थव्यवस्था के बारे में, एलिर्तो शहर की जो अर्थव्यवस्था उसके बारे में। एलिर्तो शहर की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था।
ये समझ लीजिए कि जो भी क्षेत्र नदी के पास है उसका मेन काम क्या था, कृषि था। भले ही उसमें बिजनेस और ज़्यादा बनाए गए हो, कांस्य का युग चला था, मतलब कांस्य से भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, परंतु जो मेन काम था वो था कृषि, ठीक है, खेती करना, जो इसके लोगों के लिए मुख्य आजीविका का स्रोत भी था। मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीवित थे वो जीवित थे कृषि के आधार पर। उनकी खेती में गेहूं, विभिन्न प्रकार के बाजरा, चावल, जो कि दक्षिण इलाकों में पाया जाता था, चावल की खेती होती थी। साथ ही सब्जियों की फसलें और घरेलू जानवर का पालन भी किया जाता था, ठीक है। तो अनाज उगाया जाता था, ठीक है, सब्जियां उगाई जाती थी, साथ के साथ जानवरों को भी पाला जाता था। इसके अलावा व्यापार एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि थी और शहर की संपत्ति में महत्वपूर्ण योगदान करता था। एलिर्तो शहर अन्य स्थानों से नमक, तांबा, जेड, कोड़ी, फिरोज, कोरियम, मिट्टी, कीमती पत्थर, लकड़ी, जानवर, खाद्य पदार्थ, बढ़िया तैयार किए गए सामानों का आयात करता था। तो एलिर्तो जो शहर था मेनली वो क्या करता था, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सामान बाहर से इंपोर्ट कराते थे। वहाँ पे खेती की जाती थी तो ज़्यादा से ज़्यादा खेती से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनका निर्माण हो रहा था। परंतु जो चीज़ों की कमी थी, अच्छे प्रकार की चीज़ें, उनको बाहर से इंपोर्ट किया जाता था, जिसमें नमक आ गया, तांबा आ गया, जेड आ गया, कोड़ी आ गया, फिरोज आ गया, ठीक है, कोरिए काओलिन आ गया, मिट्टी, कीमती पत्थर आ गए, लकड़ी आ गई, ठीक है, जानवर आ गए जिनको बाहर से इंपोर्ट करके अपने यहाँ पाला जाता था। यह आयात दूसरे स्थानों से अनुपातिक रूप से और परोक्ष रूप से होते थे, जिससे शहर की आर्थिक गतिविधियों की समृद्धि मिलती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट की जाती थी ताकि शहर जो है ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सके। एलिर्तो के पास अपने निकट के पड़ोस के साथ नदी घाटी के अलावा संसाधनों की सही प्राप्ति की सुविधा भी प्रदान थी। मतलब ऐसा तो है नहीं कि नदी के पास केवल एक ही सभ्यता बनी हो, नदी के आसपास कई सभ्यताओं का निर्माण हुआ, तो और जो चीज़ें हैं उनका भी आदान प्रदान किया जा रहा था जो कि नदी से प्राप्त की जाती थी, ठीक है। एलिर्तो के पास निकट में जो पहाड़ों के साथ नदी घाटी के अलग अलग संसाधन जो थे उनका भी प्रयोग किया जा रहा था। यहाँ तक कि शहर के पास धातु, नमक, शिकार के अलावा खेती उत्पादों का उत्पादन भी होता था। तो जो शिकार था वो भी वहीं, मतलब एलिर्तो शहर में शिकारी लोग शिकार करके उनको पकड़ के लाते और देन उसको आप कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाता था। नदी घाटियों के माध्यम से शहर का व्यापार अधिक दूरी पर स्थित अन्य शहरों और उनके आसपास के क्षेत्रों के साथ संचार चैनल का विकास करता था। तो क्या होता था कि नदी घाटियों के माध्यम से, नदी के आसपास जितनी भी घाटियाँ थी उनके माध्यम से क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा कि व्यापार ज़्यादा दूर तक फैलता था। अन्य शहरों और उनके आसपास के क्षेत्र, जो बाकी शहर थे या उनके आसपास का जो क्षेत्र था उसके साथ संचार अच्छा खासा होता था। व्यापार में खनिजों का महत्वपूर्ण स्थान था, जैसे कांस्य, जेड, अन्य शिल्प उद्योगों के लिए जरूरी धातु और खनिज। तो व्यापार में खनिजों का जो है आप कह सकते हैं कि कांस्य युग की अगर हम बात करें तो कांस्य जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट उस समय क्या था, आप कह सकते हैं कि तत्व था, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसमें कांस्य, जेड, अन्य शिल्प उद्योग आ जाते थे। इन खनिजों की खोज और उनके प्रसंस्करण शहर के संचालन और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। कि मतलब इन खनिजों की नई नई खोज करना कि ये कहाँ कहाँ पा रहे हैं, ठीक है, उनको वहाँ से निकाल के व्यापार के तौर पर नई नई जगहों पे भेजना और वहाँ से वस्तुओं को प्राप्त करना, ये सारा काम उस समय होता था। इस तरह एलिर्तो शहर की अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और खनिज से संयमित संबंधों पर आधारित थी और शहरी जीवन पद्धति का महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा था।